अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वो औरत अचानक ही मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। मैं अपने दोस्त से मिलने गुलबर्ग के इलाके में आया हुआ था। वो छुट्टी का दिन था, इसलिए मैंने घर से निकलने की हिम्मत भी कर ली थी, वरना एक वकील और डॉक्टर की ज़िंदगी में फुर्सत कहाँ। इन दोनों पेशों को तकनीकी ज़बान में एंटी सोशल प्रोफेशन कहा जाता है। मैंने फ़ौरन ब्रेक लगाकर इस औरत को बचाने की कोशिश की और इस कोशिश में मुझे कामयाबी भी हासिल हुई। ताहम इसका जिस्म हल्के से मेरी गाड़ी के बोनट से टकरा गया था, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर गई थी। मैं गाड़ी से बाहर निकला और इस औरत की खबरगिरी के लिए आगे बढ़ गया। इस दौरान में वो उठकर खड़ी हो चुकी थी। वो दरमियाने कद की एक खुशशक्ल औरत थी। उसकी उम्र 28 के करीब रही होगी। वज़े-क़त्ते और पहनावे से वो मिडिल क्लास नज़र आती थी। मैंने तशवीश भरे लहजे में पूछा, मोहतरमा, आपको कोई चोट तो नहीं आई? बस अल्लाह ने बचा लिया है, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। शायद आपका ध्यान कहीं और था, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इसलिए आप बगैर देखे ही मेन रोड पर चढ़ गई थी। अगर मैंने बर वक्त ब्रेक नहीं लगाए होते तो आपको कोई संगीन हादसा भी पेश आ सकता था। कराची के बेहंगम ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं। यहाँ खुद ही खुद को बचाना पड़ता है, कोई किसी की परवाह नहीं करता। सॉरी, वो नदामत आमेज़ लहजे में बोली। मैं जानती हूँ गलती मेरी है, आपने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। शर्मिंदगी का इजहार करके उसने खुद को शरीफ नफ्स होने का सबूत दिया था, वरना इस नौयत की सूरत हाल में कराची का बाबा आदम ही निराला है। इस औरत की जगह अगर कोई और खातून होती तो अपनी गलती को तस्लीम करने की बजाय उल्टा वो मुझ पर ही चढ़ दौड़ती। देखकर नहीं चला सकते, लोग गाड़ियां ले लेते हैं मगर चलाने की तमीज़ नहीं, अंधे हो, वगैरह वगैरह। और इसका शोर सुनकर दर्जनों मर्द वहाँ जमा हो जाते और ये देखे समझे बगैर कि कसूर किसका है, वो बढ़ चढ़कर इस औरत की हिमायत करने लगते। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आप इस वक्त किसी परेशानी में मुब्तला है, मैंने अपनायत भरे लहजे में कहा। वो मुतसब्सब नज़र से मुझे तकने लगी। अगर कोई हर्ज ना समझे तो मुझे अपनी उलझन के बारे में बताएं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मुमकिन है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। सच्ची बात तो ये है कि इस नर्वस खातून को देखकर मुझे इससे हमदर्दी हो गई थी। इसने थोड़ी देर पहले इंतहाई माकूलियत के साथ जिस तरह साफ़गोई का मुजाहरा किया था वो मुझे अच्छा लगा था। कोई हर्ज नहीं है, वो मेरे इस्तफसार के जवाब में मुतदिल अंदाज में बोली। आपकी गुफ्तगू से खुलूस झलकता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं। हाँ, ये सच है कि मैं सख्त परेशान हूँ। जब तक आप मुझे अपनी परेशानी नहीं बताएंगी, मदद की नौयत का तयन नहीं किया जा सकता, मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। दरअसल मेरी परेशानी की वजह आबिद हैं, वो मुसीबत ज़दा लहजे में बोली। मैं इसी सिलसिले में फुरकान साहब से मिलने यहाँ आई थी, मगर पता चला कि वो लड़काना गए हुए हैं। बस मैं मायूस वापस जा रही थी कि बेदहानी में आपकी गाड़ी को न देख सकी और टक्कर हो गई। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए बर वक्त अपनी गाड़ी को रोक लिया और मैं अस्पताल पहुँचने से बच गई। बात के इख्तिताम पर उसने मुझे ममनूनियत भरी नज़र से देखा। आप एहसानमंदी के इजहार, अपनी बेध्यानी और कार से टकराव को फ़िलहाल भूल जाएं, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आप बस मेरे 3 सवालात के जवाब दे दें, बाकी बातें इसके बाद होंगी। वो उलझन आमेज़ इस्तफसारिया नज़र से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, सवाल नंबर 1, आपका नाम क्या है? नबीला, उसने जवाब दिया। आप फुरकान साहब से किस सिलसिले में मिलने आई थी? मैंने दूसरा सवाल किया। फुरकान साहब एक चलता पुर्जा किस्म के इंसान हैं, उसने बताया। आबिद ने मुझे इनसे मिलने के लिए कहा था। आबिद को यकीन है कि फुरकान साहब मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 3 और बुनियादी, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, यह आबिद कौन है? और सवाल नंबर 3 ज़िमनी, आप अपने किस मसले को हल करने के लिए परेशान हाल फिर रही हैं? आबिद मेरा शौहर है, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली, और आबिद इस वक्त पुलिस की तहवील में है। आबिद ने मुझे फुरकान साहब से मिलने के लिए इसलिए कहा था कि वो आबिद के लिए किसी माहिर वकील का बंदोबस्त कर देंगे। यह है सारा किस्सा। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। लेकिन फुरकान साहब तो लाड़काना चले गए। वैसे पुलिस वाले आपके शौहर को किस चक्कर में पकड़ रखा है? आबिद पर कत्ल का इल्ज़ाम है, वो दुखी लहजे में बोली।
फिर तो वाकई आपको अपने शौहर के लिए कोई काबिल वकील करना पड़ेगा। मैंने फिक्रमंदी से इसकी तरफ देखा। कत्ल का इल्ज़ाम कोई मामूली बात नहीं। पुलिस वाले तो छोटे मोटे जुराइम में भी इंसान की वो दुर्गत बना डालते हैं कि वो अपना अहवाल किसी को सुनाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। आबिद पिछले 4 रोज से पुलिस कस्टडी में है, उसने बताया। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद वो उसे अदालत में पेश करेंगे। मैंने सुना है कि रिमांड के दौरान में पुलिस वाले मुलजिम को इस तरह धो डालते हैं जैसे धोबी कास्टिक सोडे से कपड़े धोता है। आप मुझे डराएं तो नहीं, वो सहमी हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोली। अगर आपकी नज़र में कोई काबिल वकील हो तो उसका पता बताएं। वकील तो हर हाल में मुझे करना ही है। आप एक हमदर्द इंसान हैं, यकीनन किसी अच्छे वकील को जानते होंगे। मैं एक वकील को जानता तो हूँ, मैंने सोचने की अदाकारी करते हुए कहा। वो अच्छा भी है, काबिल भी है और माहिर भी है, लेकिन मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो इज़्तिरारी लहजे में बोली, लेकिन क्या भाई साहब? लेकिन ये कि मैंने ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, वो वकील साहब बहुत उसूल परस्त हैं। वो कोई भी केस लेने से पहले अच्छी तरह छानबीन करते हैं। अगर इन्हें ज़रा सा भी शुबा हो जाए कि क्लाइंट जुराइम पेशा है और अपनी चर्ब ज़बानी से वो खुद को मासूम और बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा है तो फिर वो केस को छोड़ देते हैं। मुझे ऐसे ही ईमानदार और उसूल पसंद वकील की तलाश है, क्योंकि मुझे यकीन है कि आबिद बेगुनाह है। वो गहरी संजीदगी से बोली। प्लीज़ आप मुझे इन वकील साहब से रब्ता करने का कोई ज़रिया बता दें। मैं कल ही जाकर इनसे तफसीली मुलाकात कर लूँगी। मैंने नबीला को अपना विजिटिंग कार्ड थमाया और खुदा हाफिज़ कहकर वहाँ से चला आया। आइंदा रोज़ वो मेरे रूबरू ऑफिस में बैठी थी। रस्मी अलेक सलेक के बाद मैंने पूरी तवज्जो से उसकी रुदात सुनी। फिर हमारे दरमियान मेरी फ़ीस के मामला तय हुए। इसने 2 एक साथ में फ़ीस अदा करने का वादा किया था, यानी आधी फ़ीस एडवांस और आधी उस वक्त जब इस केस की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ हो। जब उसने मुझे ऑफिस पे बैठे देखा तो उसे एक झटका सा लगा था। वो ये तवक्को नहीं कर रही थी कि गुज़िश्ता रोज़ वो जिस शख्स की कार से टकराई थी, वकील की हैसियत से अगले रोज़ उसी से मुलाकात होगी। इस मुलाकात पर उसने जिस हैरत का इजहार किया था, इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं ये बताने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करता कि नबीला की बयान करदा कहानी की रोशनी में आबिद मुझे बेकसूर नज़र आया था। इसी बिना पर मैंने उसका केस लेने की हामी भर ली थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस केस के पस मंज़र से आगाह करना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि कहानी के अगले हिस्से में आपका जहन किसी उलझन का शिकार ना हो। यह भी बताता चलूँ कि बाज़ बातें मैंने दानिस्ता आपसे छुपाने की कोशिश की है, जिनका जिक्र अदालती कार्रवाई के दौरान में मुनासिब मौके पर आएगा। मुल्ज़िम आबिद पेशे के एतबार से कारपेंटर था और उसकी रिहाइश कराची के एक मुतवस्सित इलाके समनाबाद में थी। इसकी दुकान भी इसी इलाके में थी। आबिद की शादी को लगभग 4 साल हो गए थे। उसकी सिर्फ एक बेटी थी जिसका नाम सुंदस था। सुंदस की उम्र कमोबेश 3 साल रही होगी। ये मुख्तसर सी फैमिली खुशबाश ज़िंदगी गुजार रही थी कि इनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई और आबिद को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया और इस वक्त वो अदालती रिमांड पर पुलिस की तहवील में था। मकतूल खतीजा नामी एक औरत थी और वह मुल्ज़िम की महल्लेदार थी। मकतूल की फैमिली भी निहायत मुख्तसर थी, मियाँ बीवी और 2 बच्चे। खतीजा का शौहर रऊफ़ अहमद एक आइसक्रीम फैक्ट्री में मुलाजिम था। बड़ी बेटी महजबीन ग्रेजुएशन कर रही थी और घर के अंदर ही एक ब्यूटी पार्लर और फिटनेस जिम भी चलाती थी, जहां महल्ले की फरवा और बेढंगी औरतें अपना वजन कम करने के लिए क्लासेस लिया करती थीं। मकतूल का एक 7 साल बेटा भी था जिसकी उम्र 7 साल थी। अदील नामी यह बच्चा महल्ले ही के एक स्कूल प्रिंस गार्डन अकेडमी में क्लास 2 का स्टूडेंट था। वाक़ियात के मुताबिक बकवास से चंद रोज़ पहले मकतूल और मुल्ज़िम के बीच एक फड्डा हो गया था। मुल्ज़िम आबिद एक गुस्सावर और गर्म मिजाज का इंसान था और गलत बात पर वो फ़ौरन ग़ज़बनाक हो जाया करता था। इस फड्डे से पहले भी एक दूसरे इशू पर इन दोनों के बीच तू में हो चुकी थी। आंटी खदीजा, मकतूल इसी नाम से महल्ले में जानी जाती थी, को अपने किचन में लकड़ी का कुछ काम करवाना था और उसने आबिद से इस काम का एस्टीमेट लगवाया था। आबिद ने अपने हिसाब से खतीजा को एक अमाउंट बता दिया था। आंटी खतीजा बहुत होशियार और चालाक औरत थी। उसने महल्ले ही के एक दूसरे कारपेंटर को बुलाकर इसी काम के रेट्स लिए। इस कारपेंटर का नाम इलियास था और आबिद से इसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। इलियास को किसी तरह ये बात मालूम हो चुकी थी कि आबिद इससे पहले खतीजा आंटी को रेट्स दे चुका था, लिहाजा उसने किचन के काम का जो स्टेटमेंट दिया
एस्टीमेट दिया आबिद से कहीं कम था, लिहाजा खतीजा ने इलियास से वो काम करवा लिया और आबिद के खिलाफ चेवगोइयाँ भी की कि वो बेईमान और लुटेरा किस्म का बड़ई है वगैरह वगैरह। एक ही महल्ले में इस तरह के स्टेटमेंट तेजी के साथ सफ़र करते हुए मुतालिका शख्स तक जा पहुंचते हैं। आंटी खतीजा ने आबिद के खिलाफ जो जहर उगला वो मिनोअन बल्कि उससे कहीं बढ़कर आबिद तक रसाई हासिल कर चुका था। आबिद ने फौरी तौर पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया, लेकिन उसके दिलो दिमाग में आंटी खतीजा के लिए गम गुस्सा भर गया था। फिर चंद रोज़ बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया कि आबिद के गुबार को बह निकलने का रास्ता मिल गया था। आंटी खतीजा के पास बीसी कमेटी डला करती थी। अब की बार वाली बीसी में एक कमेटी आबिद की भी थी। ये एक महल्लेदारी की छोटी सी बीसी थी, यानी इस बीसी के कुल 10 मेंबर्स थे और रोज़ाना 100 रुपये देना होते थे। इस तरह एक माह के बाद 30,000 रुपये की बीसी खुलती थी। चंद रोज़ पहले जो बीसी खुली उस पर आबिद और खतीजा आंटी के बीच अच्छी खासी बदमज़गी हो गई थी। भाई, मुझे ये मंजूर नहीं कि अदील पर्ची उठाए, आबिद ने एतराज़ किया। ये काम किसी और बच्चे से भी तो कराया जा सकता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ हर बार किसी नए बच्चे को ट्राई करना चाहिए। हमारे महल्ले में बच्चों की कोई कमी थोड़ी है। आंटी खतीजा के पास जो बीसी डलती थी उसकी सालेहा साल से ये रवायत रही थी कि बीसी की पर्ची खतीजा का बेटा अदील ही उठाया करता था। अदील पिछले कई सालों से पर्चियाँ उठाते उठाते 7 साल का हो गया था और आज तक किसी मेंबर ने उस पर एतराज़ नहीं किया था। पर्ची तो मेरा बेटा ही उठाएगा। आंटी खतीजा भी जिद पर उतर आई थी। जब और किसी मेंबर को तकलीफ नहीं तो फिर तुम्हें क्या मसला है? मैं भी इस बीसी का मेंबर हूँ, आबिद ने दुरुस्त लहजे में कहा, और मुझे सख्त एतराज़ है। आप लोग मेरी बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप लोग से आबिद की मुराद वो तमाम ख़वातीनो हज़रात थे जो पर्ची निकालने के मौके पर वहाँ जमा थे। एक ने आबिद से पूछा, आपके एतराज़ का सबब क्या है? मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि इस बीसी में घपला हो रहा है, आबिद ने मुस्तकम लहजे में कहा। हाय, एक औरत ने हैरत भरे अंदाज में पूछा, कैसा घपला आबिद भाई? आंटी खदीजा ने अपने बेटे को एक ख़ास अंदाज में ट्रेंड कर रखा है, आबिद ने पुरवसूख अंदाज में कहा। ये अपनी मर्जी से जिसकी भी चाहे बीसी निकाल सकती हैं। ये तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है, एक दूसरी औरत खफगी भरे अंदाज में बोली। इंसान को बेईमानी तो नहीं करनी चाहिए ना। बीसी सिस्टम में पर्ची उठने के मौके पर उमूमन वही लोग जमा होते हैं जिनकी बीसी अभी निकली नहीं होती, वरना जो लोग बीसी ले चुके होते हैं उनका वहाँ क्या काम। और जो हर माह बड़ी आस उम्मीद लेकर आए हों और उन्हें पता चले कि पर्ची उठाने में कोई घपला या कोई मुनज़्ज़म गड़बड़ की जा रही है तो उनका तशवीश में मुब्तला हो जाना एक लाजमी अमर है। लिहाजा आबिद के एतराज़ उठाने पर वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की उल्टी सीधी बातें शुरू हो गईं, जिनकी अभी तक बीसी नहीं निकली थी और वो हर माह नामुराद वापस लौट जाते थे। इन्हें आबिद की बात में बहुत वज़न महसूस हुआ और वो अपने तौर पर नो बनो तबसरे करने लगे, गोया पर्ची उठने का मामला तातुल का शिकार हो गया। इस सूरत हाल ने आंटी खतीजा को परेशान कर दिया। उसने आबिद से कहा, इस शरंगेज़ी में तुम्हारा ज़्यादा कसूर नहीं। सियाने जो कह गए हैं वो गलत नहीं हो सकता। चोर की दाढ़ी में तिनका। इत्तेफाक से आबिद ने हल्की फुल्की दाढ़ी रखी हुई थी। वो इस मारूफ उर्दू मुहावरे को अपनी ज़ात पर एक संगीन हमला समझा और चिराग पर होते हुए आंटी खतीजा से पूछा, तुमने मुझे चोर कहा तो इसमें क्या शक है? आंटी खतीजा ने उसकी आंखों में देखते हुए बड़ी करारी आवाज़ में कहा, चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर। आंटी, मैंने तुम्हारी कौन सी भैंस चुरा ली है जो तुम मुझे चोर कह रही हो? आबिद ने गुस्सीले लहजे में कहा। सिर्फ भैंस चुराने ही से इंसान चोर नहीं कहलाता। आंटी खतीजा ने एक गहरी चोट की। 3,000 का काम 5,000 में करने वाला शख्स भी डाकू ही कहलाएगा और डाकू चोर से भी आगे की चीज़ है। आबिद आंटी खतीजा के इशारे को बखूबी समझ गया था। उसने इलियास कारपेंटर के निस्बत कम पैसों में किचन का काम करने का हवाला दिया था। आबिद ने बड़ी मुश्किल से आंटी खतीजा के तंज को बर्दाश्त किया और कहा, अब मैं क्या बोलूँ? तुम औरत ज़ात हो, अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल गई तो सब मुझे ही बदतमीज़ और न जाने क्या क्या कहेंगे। और तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें ऐसी वैसी बात निकालने दूंगी? आंटी खदीजा ने तुर्की ब तुर्की कहा, इससे पहले ही मैं तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ डालूंगी। इनके बीच 15-20 मिनट तक तेज़ और तुंद फिक्रों का तबादला होता रहा। आखिर में आंटी ने कहा, अगर तुम समझते हो कि मैं बीसी में बेईमानी कर रही हूँ तो तुम अपनी बीसी निकाल लो। तुमने अब तक जितने भी पैसे भरे हैं वो मैं तुम्हें बाद में वापस कर दूंगी। बाद में नहीं, आबिद ने कतई लहजे में कहा, अगर अभी और इसी वक्त
मेरे भरे हुए पैसे लौटा दो तो मैं बीसी तोड़ने को तैयार हूँ। अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, तुम्हें चंद माह तक इंतजार करना पड़ेगा। आंटी ने बेजारी से कहा, आज तो जिसकी पर्ची उठेगी उसे सबसे पहले पेमेंट करना होगी। मुझे 3 दिन के अंदर अपनी रकम चाहिए, आबिद ने जिद्दी लहजे में कहा, वरना मैं तमाम मेंबर्स को बता दूंगा कि तुम अपने बेटे की मदद से किस तरह पर्ची उठाने में बेईमानी करती हो। अरे भाई, इस नेक काम के लिए 3 दिन का इंतजार क्यों? एक दिलजली औरत बोली। इस बेचारी की बीसी हमेशा एंड पर निकला करती थी। तुम अभी बता दो ताकि खतीजा आंटी का पता तो चले कि किस तरह घपला कर रही है। अभी बताने का कोई फायदा नहीं, आबिद ने मायनाखेज अंदाज में कहा। कोई फायदा नहीं? क्या मतलब हुआ? औरत ने उलझनज़दा अंदाज में पूछा। मतलब ये कि पर्ची नॉर्मल हो चुकी है, आबिद ने कहा। ये क्या पहेलियां डाल रहे हो? वो औरत मजीद उलझ गई। खुलकर बताओ, तुम कहना क्या चाह रहे हो? आबिद ने लोहा गर्म देखा तो आंटी खतीजा की रॉकेट साइंस को मंजर आम पर ले आया। उसने वहां मौजूद बीसी के खवातीन हजरात मेंबर्स को ये कहानी सुना डाली। इस फराडन आंटी ने अपने बेटे को अच्छी तरह ट्रेंड कर रखा है। आंटी ने जिसकी बीसी निकालना होती है, अदील इसी मेंबर की पर्ची उठाता है। आप सबके जहनों में इस वक्त एक ही सवाल है कि पर्चियां तो सबकी तयशुदा होती हैं, फिर इस मासूम बच्चे को ये कैसे पता चलता है कि किसकी पर्ची उठाना है? यही तो इस चक्करबाज आंटी की साइंस है। ठहरें, मैं आपको बताता हूँ। उसने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, आंटी दगाबाज ने तमाम मेंबर्स की पर्चियों को एक ही अंदाज में तय करके बंद कर रखा है और ऊपर से तमाम तयशुदा पर्चियां एक जैसी ही नजर आती हैं। अब किस्सा यह है कि आंटी ने जिस मेंबर की बीसी निकालना होती है, उसकी तयशुदा पर्ची को 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती है। इस तरह ये पर्ची खूब ठंडी हो जाती है। फिर जब ये पर्ची उठाने का वक्त आता है तो इस ठंडी ठार तयशुदा पर्ची को बाकी तयशुदा पर्चियों में शामिल कर लिया जाता है। ये तमाम पर्चियां एक तसले में डालकर अदील के सामने रख दी जाती हैं। अदील चूंकि आंटी का तरबियत याफ्ता है, वो बड़े ड्रामाई अंदाज में तसले के अंदर हाथ घुमाता है। सब मेंबर्स यही समझते हैं कि मासूम बच्चा पर्चियों को अच्छी तरह मिक्स कर रहा है, लेकिन दर हकीकत वो ठंडी ठार पर्ची की तलाश में होता है। फिर जैसे ही मतलूबा पर्ची उसके हाथ को छूती है, वो इसे दबोचकर बाहर निकाल लेता है। यह है सारा खेल। लेकिन इसमें आंटी खतीजा को क्या फ़ायदा पहुंचता है? एक औरत ने बहुत अहम सवाल किया। वो इतना खटराग किस लिए फैलाती है? ये सब कमीशन का चक्कर है, आबिद ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया। बाज़ मेंबर आंटी से दरख्वास्त करते हैं कि अगर वो इनकी बीसी निकाल दे तो वो इसे 2-3 हज़ार या इससे ज़्यादा का नजराना पेश करेंगे। तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। आंटी खतीजा आपे से बाहर हो गई। तुमने मुझ पर जो संगीन इल्ज़ाम लगाया है, इसका नतीजा भी भुगतोगे। मैंने किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि हकीकत बयान की है, आबिद ने बरहमी से कहा। इसीलिए तो नशेब में पानी भर रहा है। इन जुमलों के बाद इन दोनों में शदीद नौयत की ज़बानी कलामी जंग हुई। वहाँ पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करा दिया। ये टकराव इन अल्फाज पर इख्तिताम पजीर हुआ, अब तो मैं खुद तुम्हारी बीसी तोड़ रही हूँ, आंटी खतीजा ने सिर पिटाए हुए लहजे में कहा, और पैसे भी दूंगी आखिरी बीसी खुलने के 1 माह बाद। पैसे तो तुम्हें 3 दिन के अंदर ही देना होंगे, आबिद ने धमकी आमेज लहजे में कहा, वरना नताइज की सारी जिम्मेदारी भी तुम पर आयद होगी। और इस दूतकार के 5वें रोज आंटी खतीजा को कत्ल कर दिया गया और इस वक्त तक आबिद को पैसे नहीं मिले थे। वाकयात के मुताबिक जिस वक्त खतीजा आंटी को कत्ल किया गया वो घर में अकेली थी। उसका शौहर रऊफ अपनी ड्यूटी पर गया हुआ था। मेहजबीन कॉलेज गई थी और नन्ना अदील स्कूल में था। वकुआ यानी आंटी खतीजा का घर 80 गज के रकबे पर तामीर शुदा एक 2 मंजिला घर था, जिसकी बालाई मंजिल पर सिर्फ एक हाल नुमा कमरा बना हुआ था, जिसे मेहजबीन जिम के तौर पर इस्तेमाल करती थी। वहाँ पर मेहजबीन ने एक्सरसाइज की चंद मशीनें भी रखी हुई थीं। इस जिम तक पहुंचने के 2 रास्ते थे, एक तो घर के अंदरूनी हिस्से से था और दूसरा बिल्कुल अलग थलग। इस रास्ते से मेहजबीन के पास आने वाली औरतें ऊपर हाल तक पहुंचती थीं। ये रास्ता एक जीने की शक्ल में था, जिसका दरवाज़ा घर के दाखिली दरवाजे के बराबर में था। एक्सरसाइज वाले हाल में मेहजबीन ने ताज़ा हवा की आमदोरफ्त के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां बनवा रखी थीं, जिन पर जालियां लगी हुई थीं। हाल के अंदर से बआसानी बाहर देखा जा सकता था, ताहम बाहर से हाल के अंदर देखना नामुमकिन था। ये जालियां बेहतरीन पर्दे का काम करती थीं। मकान की ज़ेरी मंजिल पर सिर्फ 2 कमरे और 1 सहन तामीर किया गया था। कमरों में से एक को ड्राइंग रूम और दूसरे को बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था।
इन 2 कमरों की तामीर के बाद जितनी भी जगह बची थी इसे सहन के लिए छोड़ दिया गया था, जिसके अंदर फूलदार पौधों वाले गमले बड़े सलीके से रखे हुए थे। बेडरूम आंटी खतीजा और रऊफ अहमद के तसर्रुफ में था, जबकि अदील और महजबी ने ड्राइंग रूम पर कब्जा जमा रखा था। आंटी खतीजा की लाश बेडरूम के अंदर उसके बेड पर पाई गई थी। लाश की दरियाफ्त का सेहरा अदील के सर बनता था। अदील के स्कूल की छुट्टी 1:30 बजे होती थी और छुट्टी के वक्त खतीजा इसे स्कूल से लेकर आती थी। वकुआ के रोज यानी 8 फरवरी को जब खतीजा अदील को पिक करने स्कूल नहीं पहुंची तो अदील परेशान हो गया। प्रिंस गार्डन अकेडमी अदील के घर से 3 गली के मुसाफत पर थी। ये इतना ज़्यादा फासला नहीं था कि वो अकेला घर से न जा सके, लेकिन वो अपनी माँ के साथ ही स्कूल जाने और आने का आदी था, इसलिए वो स्कूल में रुककर अपनी माँ का इंतज़ार करता रहा। जब स्कूल से अदील के अलावा तमाम बच्चे रुखसत हो गए तो प्रिंसिपल को तशवीश हुई। स्कूल की एक टीचर का उस गली से गुजर होता था जब आंटी खतीजा का घर था, जहाँ पर प्रिंसिपल ने मज़कूरा टीचर से कहा कि सलमा, इसकी माँ के साथ पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम हो गई है जो वो अपने बच्चे को लेने नहीं आई। तुम जाते हुए इसे इसके घर तक छोड़ देना। ओके मैडम, मैं अदील को अपने साथ ले जाऊंगी, सलमा नामी इस टीचर ने कहा। सलमा अदील को घर के दरवाजे से अंदर करके आगे बढ़ गई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद अदील रोता हुआ घर से बाहर निकला और उसने रोते हुए लोगों को बताया, अम्मी अपने बेड पर बेहोश पड़ी हैं और उनके कपड़ों पर बहुत सा खून लगा हुआ है। मैंने अम्मी को बहुत सारी आवाज़ें दी लेकिन वो उठ नहीं रही। आंटी खतीजा का इस वक्त सोना या बेहोश हो जाना इतना तशवीशनाक नहीं था, लेकिन अदील ने जो ये बताया कि उसके कपड़ों पर बहुत सारा खून लगा हुआ है, इस सनसनीखेज इतला ने हर एक की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर दी और 3-4 ख़वातीनो हज़रात सूरत हाल की खबर गिरी के लिए आंटी खतीजा के बेडरूम में पहुंच गए। खतीजा आंटी अपने बिस्तर पर चित पड़ी थी और उसका बदन साकित था। इससे अंदाज़ा होता था कि वह ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। सीने पर से उसका लिबास भी खून से तरबतर था। ये बहुत ही पेचीदा और हंगामी सूरत हाल थी, लिहाजा फिलफौर इस वाक़े की इतला इलाके के थाने तक पहुंचाई गई और एक बंदे को रऊफ की फैक्ट्री की जानिब दौड़ा दिया गया। इसी असना में महजबीन भी कॉलेज से वापस आ गई थी। मौजूदा सिचुएशन ने इसे बौखला कर रख दिया था, ताहम उसने जल्दी अपने हवास पर काबू पा लिया और अदील को संभालने के साथ ही उसने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए सूरत हाल को भी अपने काबू में कर लिया था। पुलिस और रऊफ लगभग एक साथ ही जाए वकुआ पर पहुंचे थे। पुलिस की कार्रवाई लगभग 1 घंटे तक चलती रही। फिर उन्होंने रऊफ की निशानदही और रहनुमाई में आबिद को आंटी खतीजा के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया था। मकतूल के वर्सा कातिल के हवाले से जिस शख्स पर अपने शक का इजहार करें, पुलिस इस बंदे को किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं कर सकती। रऊफ और मेजबीन ने बहुत ज़ोर देकर पुलिस को बताया था कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं सिवाय तरखान आबिद के।